8. सुबह के 9:30 हो रहे थे। मंद मंद धूप की किरणें हरिद्वार की भूमि पर पड़ रही थी, जो ना तो ज्यादा चुभ रही थी और ना ही ज्यादा गर्म थी। बस एक सुकून देने वाली किरणें। जिस आश्रम में वेदा रुके थे, उसके बगल वाले आश्रम के आंगन में ये किरणें पड़ रही थी, जहां पर एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक लड़की आरती गा रही थी। और उस लड़की की मधुर आवाज से मोहित वेदा उस आश्रम के उसी आंगन के मंदिर में बैठे हुए थे और बस उसकी मधुर आवाज को सुन रहे थे। जब से वो हरिद्वार आए थे, तब से यहाँ पर आए लोगों के बर्ताव से उनका खून खौलने लग गया था, सर दर्द होने लग गया था। पर उनके कानों में पड़ी अचानक से उस लड़की की मधुर आवाज उन्हें एक सुकून दे रही थी। आरती खत्म हुई। वेदा खड़े हुए। वो लड़की जिसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, माथे पर छोटी से लाल रंग की बिंदी थी, सर पर चुन्नी, वो सबके पास जा जाकर प्रसाद बांट रही थी। वो वेदा के पास भी आई। वेदा ने उसके चेहरे को देखा। गोल चेहरा, होठों के नीचे उसका छोटा सा तिल जो उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। हल्का कनकी रंग था उसका और चेहरे पे मुस्कान थी। पर ना जाने क्यों वेदा को उसके चेहरे पर एक उदासी दिखाई दे रही थी, जिसे उसने छोटी मुस्कान से ढक रखा था। वो प्रसाद दे आगे बढ़ी। अब तक आर्यन और प्रिया भी वहां पर आ चुके थे और वेदा को विचलित देखकर वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ सर, आप काफी परेशान लग रहे हैं। अभी तो काफी शांत लग रहे थे, अचानक से मूड बदल गया। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? जिस पर वेदा उस लड़की की ओर देखते हुए कहते हैं, ये लड़की मुझे कुछ मतलब इसके जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं है। ये बाहर से दिखा रही है कि ये खुश है, पर ये खुश नहीं है। इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा गम है। जब मैंने इसे पहली बार देखा, मतलब जब मैं इसकी आरती सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था बेहद खुश है, बहुत ही मतलब बहुत ही रिलीजियस है। बट जब ये मेरे पास आई तो मुझे एक अजीब सा गम महसूस हुआ। ये भावना बहुत ही अलग थी, दर्द मैं बता नहीं सकता। प्रिया एकदम से आगे बढ़ी और बोली, मुझे भी लगता है कि कोई ना कोई बात तो है। जैसा आपको फील हो रहा है वैसे मुझे भी फील हो रहा है। जिस पर वेदा कहते, अरे हाँ, तुम्हारे पास भी तो ताकतें हैं, तुम्हें भी महसूस हुआ होगा। आर्यन इन सब बातों से अनजान आगे आया और बोला, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं सीधा जाकर उस लड़की से पूछ लेता हूं, मैं यहां जान क्यों रही हूं। ये बोल वो सीधा उस लड़की की ओर बढ़ा। वेदा और प्रिया उसे रोकना चाहते थे, पर वो नहीं रुकता। वो लड़की के पास गया। उसने कुछ पूछना चाहा कि तभी उस मंदिर के बाहर खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी वहां पर आता है और आर्यन के कॉलर को पकड़ता है, उस पर चिल्लाने लग जाता है, साले लड़की छेड़ता है, एक उल्टे हाथ की मारूंगा ना, यहीं पर लेट जाएगा। वेदा और प्रिया ये देखकर एकदम से उसके पास गए। जिस पर वेदा आर्यन और उसको छुड़वाते हैं और आर्यन से पूछते हैं, आर्यन क्या हो रहा है ये, तुमने आखिर ऐसा लड़की से क्या पूछ लिया? जिस पर आर्यन अपने कॉलर को सही करते हुए कहता है, क्या पूछा? कुछ नहीं, मैंने बस इस लड़की से पूछा, आपको कोई समस्या है, परेशानी तो नहीं है, ठीक तो हो ना आप? तभी ये सांड आ गया, पता नहीं कहां से, और आके मुझे गालियां देने लग गया, इसकी तो मैं। जिस पर वेदा उस आदमी की ओर जाते हैं और पूछते हैं, भाई साहब, ऐसा तो इसने कुछ भी नहीं पूछा था, क्या आप आकर इसके साथ ऐसा व्यवहार करूं? कोई बात नहीं, हमें लगा कि ये लड़की परेशान है, तो बस हम इसलिए पूछ रहे थे कि शायद हम इसकी कोई मदद कर सकें। जिस पर वो आदमी उस लड़की के हाथ को कसकर पकड़ता है और कहता है, कोई परेशानी नहीं है इसे, और अगर होगी तो सीधा ये मुझे बता देगी, समझे? तुम इसके कोई भी नहीं लगते। चलो स्मृति। वो उसे वहां से लेकर एक कमरे में चला गया और इसी से उनको उस लड़की का नाम पता चला, स्मृति। बड़ा अजीब आदमी है, लगता है पति है इसका।
जिस पर वेदा कहते हैं, नहीं, ये उसका पति नहीं था, यह बात कुछ और है। आर्यन, एक काम करो, और जो आश्रम में हम रुके हुए हैं वहां का कमरा खाली कर दो और यहां पर 2 कमरे लो, इन पर हमें नजर रखनी होगी। मुझे आज में कुछ ठीक नहीं लग रहा। आर्यन ने ठीक वैसा ही किया। सारा सामान उठाकर वो बगल वाले आश्रम में आ गए। वेदा उसी आंगन में आ गए जहां पर धूप की किरणें थी, पर वहां पर एक ऐसी जगह देखकर जहां पर छाव है वहां वो बैठ गए। उनके हाथों में श्री रामचरितमानस थी। वो बैठकर वहां पर उसे पढ़ने लग गए और साथ ही साथ उस कमरे की ओर नजर बनाए हुए थे जहां वो लड़की और आदमी ठहरे थे। जब से वो अंदर गए थे तब से उनके कमरे से कोई आवाज या कोई आवागमन नहीं हुआ था। कुछ देर ऐसे बैठे रहने के बाद उस कमरे का दरवाजा खुला। वो आदमी बाहर आया। वेदा ने नजरें चुराई। उस आदमी ने यहां वहां देखा और कुंडी लगाकर वहां से चला गया। तुरंत वेदा उठे और उस कमरे में गए जहां वो ठहरे हुए थे। आर्यन और प्रिया बैठे वहां पर लूडो खेल रहे थे। सुनो, वो आदमी जस्ट अभी गया है। उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मुझे लगता है कि शायद उसने उस लड़की को यानी कि स्मृति को किडनैप किया। प्रिया, तुम जाओ कमरे में और उससे पूछो क्या बात है। आर्यन, तुम आश्रम के बाहर जाओ और जैसे ही वो आदमी आए बस हमें बता देना, ठीक है? आर्यन और प्रिया ने हामी भरी। आर्यन भागकर आश्रम से बाहर गया और प्रिया उस कमरे की कुंडी खोल अंदर गई। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, सामान यहां वहां पड़ा हुआ था और स्मृति बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी, जैसे बेहद डरी हो या रो रही हो। उसने अपने मुंह को घुटनों में दबाया हुआ था, जैसे वो अपना मुंह छुपा रही हो। जैसे दरवाजा खुला वो एकदम से चौंकी और उसने अपना मुंह बाहर निकाला। उसे लगा शायद वो वापस आ गया, पर यह प्रिया थी। कमरे की हालत प्रिया ने जैसे ही देखी वो सोच में पड़ गई कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। प्रिया धीरे धीरे स्मृति के पास आई। तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा और शायद वो यही सुनना चाहती थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रिया को गले लगा लिया और बस चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहने लगी कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे ले जाओ या मुझे मार दो। वो बहुत सताई हुई लग रही थी। शांत हो जाओ, हम हैं ना। सुनो, क्या मैं अपने सर को बुला सकती हूँ? वो पंडित है, पंडित वेदांत। वो तुम्हारी कोई ना कोई मदद कर सकते हैं। स्मृति ने नजरें नीचे की और कहा, हाँ। वेदा अंदर आए और जैसे ही वेदा अंदर आए उस कमरे की हालत देखकर उनका भी दिल सहम गया। पर उनकी पहली नजर ना तो प्रिया पर पड़ी ना स्मृति पर, बल्कि एक कोने की ओर जो बेड के पास था। वेदा की नजरें वहीं जाकर टिक सी गई। वो किसी को देख पा रहे थे, किसी ऐसे को जिसे ना तो प्रिया देख पा रही थी और ना ही स्मृति। प्रिया के पास भी ताकतें थी, पर फिर भी वो ना जाने क्यों उसे नहीं देख पा रही थी जिसे वेदा देख पा रहे थे।